हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम सुपर 30 क्वेश्चन के बारे में जिक्र करना चाहेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हम आपको साइंस के तीनों फैकल्टीज फॉर एग्जांपल जैसे कि बायोलॉजी हुआ, केमिस्ट्री हुआ, उसके बाद फिजिक्स, इस तीनों में लगभग हम तीनों से 30-30 क्वेश्चन का जिक्र करेंगे, वो भी 2 मार्क्स का। ठीक है, और 30-30 क्वेश्चन जिक्र करने के बाद क्या हो जाएगा कि आपका मोस्टली क्वेश्चन इसके अंदर से ही बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है, और मतलब कि हाँ, निश्चित रूप में ये मान सकते हैं कि 30 क्वेश्चन जब लिखा जाएगा ना, फिजिक्स मान लीजिए 30 क्वेश्चन अगर लिखा दिया जाएगा तो 30 क्वेश्चन के अंदर से ही आपको बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, मतलब ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो भी हम जिक्र करेंगे। ठीक है, तो आज हम, लेकिन एक ही दिन हम 30-30 क्वेश्चन नहीं कराएंगे, 10-10 क्वेश्चन कराएंगे। मान लीजिए कि अगर फिजिक्स में हमें 30 क्वेश्चन कराना है तो 3 दिन में हम 3 लेक्चर देंगे जिसमें 10-10 क्वेश्चन रहेगा, 10 क्वेश्चन का एनालिसिस भी रहेगा और इसी 30 क्वेश्चन में से क्या हो जाएगा, आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन चलाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका कि हीरा, ठीक है, कि हीरा में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने का प्रमुख कारण क्या है? यानी कि हीरा जो होता है उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने का प्रमुख क्या कारण है? तो इसका मुख्य 2 कारण है। देखिए, हम ज़्यादा इधर-उधर बात ज़िक्र नहीं करना चाहेंगे, या तो बोला जाए उसका थ्योरी वगैरह क्या होता है, नहीं होता है, वो सब हम ज़िक्र नहीं करेंगे क्योंकि वो सब चीज़ आप पढ़ चुके हैं पहले ही। सीधे हम डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर का ज़िक्र करेंगे। पहले बोलेंगे, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, लिखेंगे। देखिए, हीरा में पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मुख्य कारण 2 है। सबसे पहला ये है कि उसका जो अपवर्तनांक होता है, ठीक है? वो सबसे ज़्यादा होता है, जिसका मान कितना होता है, 2.42 होता है, ठीक है? दूसरा, उसका जो सरफेस होता है या शेप की बात किया जाए, यानी कि आकार की बात किया जाए, वो टेट्राहेड्रल होती है, मतलब षष्टकोणीय होता है या षष्टफलकीय होता है। क्या होता है? षष्टफलकीय। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, मतलब ये 2 कारण हैं प्रमुख, मतलब पूछा जाएगा किसके कारण होता है, या हीरा में प्रकाश का जो पूर्ण आंतरिक होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, वो किसके कारण होता है? तो ये 2 कारण हैं, ठीक है। अब क्या इसमें होता क्या है? तो क्या इसमें लिखना है कि हम जानते हैं कि हीरा का अपवर्तनांक 2.42 यानी कि सबसे अधिक होने के साथ-साथ यह टेट्राहेड्रल होती है, यानी कि षष्टफलकीय होती है, जिसके कारण जब इसमें प्रकाश प्रवेश करती है तो इसके अंदर 6 सतह होने के कारण क्या होता है, यानी कि टेट्राहेड्रल होने के कारण क्या होता है, इसमें प्रकाश का परावर्तन इसके अंदर लगातार होती है, बार-बार होती है, जिसके कारण क्या होता है, हीरा चमकती है। क्या होती है? हीरा चमकती है। ठीक है? अर्थात हम कह सकते हैं कि हीरा में चमक और उसके बाद प्रकाश प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का जो मुख्य कारण है, वो उसका सतह है, यानी कि उसकी जो आंतरिक सतह है या बाह्य सतह जो है, वो 6 है, वही उसका क्या है, मेन रीज़न है। तो सीधे फिर सुनिएगा, इसका हम जानते हैं कि हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक के साथ-साथ इसका जो होता है शेप, वो टेट्राहेड्रल होती है, जिसके कारण जब इसमें प्रकाश प्रवेश करती है तो अंदर में प्रकाश का परावर्तन कई बार होती है, क्योंकि उसमें एक से अधिक यानी कि 6 सतह पाई जाती है। प्रकाश का परावर्तन एक से अधिक बार होने से क्या हो जाता है, वो हीरा चमकने लगता है। क्या होने लगता है? चमकने लगता है। अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि हीरा में प्रकाश परावर्तन का जो सबसे प्रमुख कारण है, वो उसका सतह है। ओके अंडरस्टूड? इसको हम लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे कि हीरा हम जानते हैं हम जानते हैं कि हीरा का अपवर्तनांक अपवर्तनांक सबसे सबसे अधिक होने के साथ-साथ होने के साथ-साथ साथ-साथ
इसका आकृति षष्ठफलकीय होती है। क्या होती है? षष्ठफलकीय, फलकीय, षष्ठफलकीय होती है। ठीक है, षष्ठफलकीय यानी कि टेट्राहेड्रल होती है, षष्ठफलकीय होती है। ठीक, जिसके कारण जब इसमें प्रकाश प्रवेश करती है तो इसके अंदर प्रकाश का परावर्तन कई बार वह लगातार होती है, जिसके कारण या जिससे हीरा चमकने लगती है। अतः हम कह सकते हैं कि हीरा में पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मुख्य कारण अधिक अपवर्तनांक तथा टेट्राहेड्रल सतह है, यानी कि षष्ठफलकीय, उसका षष्ठफलकीय सतह है। ओके, ये हो गया इसका आंसर। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाएगा। आप कहिएगा सर इतना बड़ा लिखेंगे, ठीक है, तो कहीं न कहीं आपको 2 नंबर प्राप्त करना है, तो 2 लाइन में कभी भी 2 नंबर प्राप्त नहीं करना। अगर आप निश्चित रूपेण कभी न कभी अट्रैक्टिव आंसर लिखते हैं, तो बोर्ड एग्जामिनर जो होता है, चेक करने वाले, उनको मन में बहुत प्रसन्नता होती है कि हाँ, बहुत अच्छे से लिखे हैं, जिससे वो पूर्ण रूप से नंबर आपको दे सकते हैं। 2 नंबर में आप ये नहीं कहिएगा कि आपको पूर्ण रूप से मतलब कि 2 नंबर का जब क्वेश्चन रहेगा, आप 2 लाइन लिख दीजिएगा तो आपको पूर्ण नंबर मिल जाएगा, नहीं होता ऐसा। यही रीज़न होता है कि देखिएगा कि बना के लाते हैं बहुत ज़्यादा, 100 में 100 बना के लाते हैं, लेकिन आता है 60-70 नंबर। क्यों? रीज़न यही है, वो बनाते हैं बट जितना आंसर लिखना चाहिए, उतना आंसर नहीं लिख पाते, यानी कि जितना शब्द में लिखना चाहिए आंसर, उतना शब्द में नहीं लिखना चाहिए। मेरा मानना है कि अगर आपको साइंस में मतलब साइंस में बढ़िया नंबर उठाना है, या हर एक क्वेश्चन में जितना आप नंबर लेना चाहते हो, उतना मतलब कि ग्रहण करना चाहते हैं नंबर, तो निश्चित रूपेण उसमें जो क्वेश्चन का जो आंसर पूछा जा रहा है वो लिख दीजिए जो है, ठीक है? और उसके बारे में आप जो भी कुछ और भी जानते हो वो भी लिख सकते हैं, तब आपको क्या हो जाएगा, पूर्ण फिल अप नंबर मिल जाएगा। नहीं तो आप अगर ऐसा नहीं करते हैं तो निश्चित रूपेण आप उम्मीद ही मत कीजिएगा कि आपको पूर्ण नंबर मिलेगा, ठीक है? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, ठीक है? अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो है हम वाहनों में ये हम वाहनों के पश्य दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का वरीयता क्यों देते हैं, या उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों करते हैं? क्या क्वेश्चन है? हम वाहनों के पश्य दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों करते हैं, या वरीयता क्यों देते हैं? ठीक है, ये है। तो इसका मुख्य रीज़न ये है, देखिए आप लोग को ये बताया गया होगा कि उत्तल दर्पण जो होता है ना, किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनाता है,
वो काल्पनिक और सीधा बनाता है। क्या बनाता है? काल्पनिक सीधा वो एकदम सुस्पष्ट बनाता है। क्या बनाता है? काल्पनिक सीधा वो सुस्पष्ट बनाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर काल्पनिक सीधा और सुस्पष्ट बनाएगा और प्लस में एक चीज़ और, ये व्यापक दृष्टि क्षेत्र को भी बताता है। मतलब ये हुआ कि ये जिधर की ओर मुड़ा रहेगा, ठीक है? उधर का पूरे बड़ा क्षेत्र को क्या कर देगा? ये दिखा देगा छोटा करके, लेकिन सुस्पष्ट रूप से। बड़ा कितना भी क्षेत्र रहेगा ना, जिधर ये मुड़ा हुआ है ये दर्पण, उधर का जितना भी बड़ा क्षेत्र रहेगा, उस सबको दिखाने की कोशिश करेगा, वो भी सुस्पष्ट रूप से छोटा करके सुस्पष्ट रूप से दिखाएगा। ठीक है? ये नहीं कहिएगा ज़ूम करके दिखाता है, नहीं, छोटा करके सुस्पष्ट दिखाता है और बड़ा व्यापक क्षेत्र को बताता है। इसका मतलब इसका आंसर हम कैसे लिख सकते हैं कि हम जानते हैं या उत्तल दर्पण किसी भी वस्तु का वास्तविक तथा सीधा के साथ-साथ व्यापक दृष्टि क्षेत्र को बताता है, या बोला जाए कि उत्तल दर्पण किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा व सुस्पष्ट के साथ-साथ वो व्यापक दृष्टि क्षेत्र को दिखाती है। क्या करती है? व्यापक दृष्टि क्षेत्र को दिखाती है और यही कारण है कि जब वाहनों के पश्च दर्पण के रूप में जब इसका प्रयोग किया जाता है, तो जो वाहन है उसके पीछे की साइड से आने वाले वाहन का ये क्या करती है? सुस्पष्ट रूप से काल्पनिक व सीधा प्रतिबिंब के साथ-साथ सुस्पष्ट रूप से दिखाती है और साथ ही साथ क्या करता है? उसके बगल में भी जितना क्षेत्र है, सारे को क्या करती है? सुस्पष्ट रूप से दिखाने की कोशिश करती है, जिससे ड्राइविंग करने में क्या होती है? आसानी होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि उत्तल दर्पण का जो प्रयोग किया जाता है, वो किसी भी वाहन के साइड मतलब कि पश्च दर्पण के रूप में वो पीछे के व्यापक दृष्टि क्षेत्र को देखने के लिए ही इसका प्रयोग किया जाता है। तो बस हम इसी बात को लिख देंगे। तो हम क्या लिखेंगे कि हम जानते हैं हम जानते हैं हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण उत्तल दर्पण किसी भी किसी भी किसी भी वस्तु का काल्पनिक काल्पनिक सीधा व सुस्पष्ट सुस्पष्ट प्रतिबिंब प्रतिबिंब बनाने के साथ-साथ बनाने के साथ-साथ बनाने के साथ-साथ बनाने के साथ-साथ व्यापक व्यापक दृष्टि क्षेत्र मतलब बड़ा क्षेत्र व्यापक दृष्टि क्षेत्र को दिखाती है और यही कारण है कारण है कि जब इसका प्रयोग पश्च दर्पण के रूप में किया जाता है पश्च दर्पण के रूप में किया जाता है इसका प्रयोग पश्च दर्पण के रूप में किया जाता है, तो यह पीछे से आने वाली वाहन या वाहनों का प्रतिबिंब सीधा व सुस्पष्ट सुस्पष्ट दिखाने के साथ-साथ पीछे के क्षेत्र को व्यापक रूप से दिखाती है जिससे चालक को गाड़ी चलाने में सुलभ होती है।
सुलभ होती है। खत्म, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन का जिक्र करना चाहेंगे, तो नेक्स्ट है आपका अपवर्तनांक क्या है? हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है, इसका क्या तात्पर्य है? ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब अपवर्तनांक क्या है और हीरा का जो अपवर्तनांक होता है वो होता है 2.42, इसका क्या तात्पर्य होता है, ये पूछा गया। नहीं, चलिए तो देखिए, अपवर्तनांक के बारे में आपको कहीं न कहीं पढ़ाया गया होगा कि जिसका प्रकाश की चाल अधिक होती है, उसी में अपवर्तनांक भी ज़्यादा होता है। नहीं? तो देखिए, अपवर्तनांक होता क्या है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अपवर्तनांक का मतलब क्या होता है? वही तो क्वेश्चन है, अपवर्तनांक क्या है और हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है, इसका क्या तात्पर्य है? देखिए, अपवर्तनांक का मतलब ये हुआ कि निर्वात में जितना प्रकाश की चाल है, ठीक है? निर्वात में जितना प्रकाश चाल है, यू नो दैट आपको पता है निर्वात में कितना प्रकाश चाल होना चाहिए? 3 इंटू 10 डेज़ 8 मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है? यानी 3 गुणे 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है, ठीक? मतलब ये हुआ कि हीरा जो अपवर्तनांक होता है वो क्या करना है? निर्वात में प्रकाश चाल देखना है, ठीक है? और उसके बाद जो माध्यम है, माध्यम मतलब यहाँ पर हीरा है, तो उस माध्यम यानी कि हीरा में प्रकाश चाल, निर्वात में प्रकाश चाल और हीरा जो यहाँ लिया गया है, इस हीरा में प्रकाश चाल के अनुपात अगर कर देंगे, तो उस अनुपात को ही हम क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। इसको किससे डिनोट किया जाता है? तो म्यू या एन से सूचित किया जाता है। किससे डिनोट किया जाएगा? म्यू या एन से डिनोट किया जाएगा। मतलब ये हुआ, अपवर्तनांक किसको कहेंगे? तो निर्वात में प्रकाश की चाल तथा हीरा में प्रकाश की चाल या माध्यम में प्रकाश की चाल। क्या होगा? निर्वात में प्रकाश चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल जिससे प्रकाश गुजरता है। तो यहाँ पर हीरे से ना प्रकाश गुजरेगा भाई, हीरा से गुजर रहा है प्रकाश, इसलिए क्या लिखेंगे? निर्वात में प्रकाश चाल तथा हीरा में प्रकाश की चाल जिससे प्रकाश गुजरती है, के अनुपात को ही क्या कहा जाता है? अपवर्तनांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपवर्तनांक कहा जाता है। इसे म्यू या एन से सूचित किया जाता है। देखिए, यहाँ से 2-2 क्वेश्चन एक ही में दिया गया है, लेकिन दोनों अलग-अलग भी क्वेश्चन बन सकता है कि दो हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है, इसका क्या तात्पर्य होता है? तो देखिए, तो अपवर्तनांक का परिभाषा हो गया। अब दूसरा, हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है, इसका क्या तात्पर्य है? तो इसका यही तात्पर्य होता है कि देखिए, अपवर्तनांक बराबर क्या दिया गया है? अपवर्तनांक बराबर आपको दिया गया है 2.42 और अपवर्तनांक का फॉर्मूला आप क्या जानते हैं? तो C/V होता है। क्या होता है? C/V यानी कि C का मान तो आपको 100% पहले से पता रहना चाहिए। 3 गुणे 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है और V का मान आपको पता नहीं है, V का मान ही निकालना है। ठीक है? अब एक बात बताइए, जब निर्वात में प्रकाश की चाल पहले से पता है और यहाँ पर हमको वैल्यू निकालना नहीं है, सीधे निर्वात में प्रकाश चाल याद रखना है। तो निर्वात में प्रकाश चाल बट्टे में माध्यम प्रकाश चाल यानी कि हीरा में प्रकाश चाल और बराबर क्या कर देंगे? तो बराबर कर देंगे 2.42। अब यहाँ से आप जब निश्चित रूप से निर्वात में प्रकाश चाल निकालिएगा, निर्वात में प्रकाश चाल बराबर लिखिएगा तो क्या होना चाहिए? 2.42 इंटू वैक्यूम प्रकाश चाल यानी कि वैक्यूम कहते हैं, माध्यम प्रकाश चाल। इसका मतलब ये हुआ कि निश्चित रूपेण हीरा का जो अपवर्तनांक 2.42 है, इसका तात्पर्य ये होता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल जो होता है ना, वो हीरा में प्रकाश की चाल के कितना गुना होता है? 2.42 गुना होता है। क्या होता है? 2.42 गुना होता है। इसको हम लिख देते हैं तब पता चलेगा। तो इसका आंसर हम लिखते हैं। आंसर क्या लिखेंगे? तो निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल तथा निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम माध्यम में प्रकाश, माध्यम क्या है? हीरा है यहाँ। माध्यम में प्रकाश की चाल चाल के अनुपात के अनुपात को ही अपवर्तनांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपवर्तनांक। ठीक है, अपवर्तनांक कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया। इसको किससे डिनोट किया जाएगा? तो म्यू या एन से सूचित किया जाएगा। किससे सूचित किया जाएगा? म्यू या एन से। अब आपको इसको फॉर्मूला भी तो लिख सकते हैं निश्चित रूप में। म्यू या एन बराबर क्या हो जाएगा? C/V। C/V मतलब C क्या है? प्रकाश की चाल
क्या है, प्रकाश की चाल, और बटे में माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, अब दूसरा, इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या है कि हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है, इसका क्या तात्पर्य है? जो दिया गया मान रखिए पहले, हीरा का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक को इससे डिनोट किया जाता है, अपवर्तनांक का मान कितना दिया है 2.42। ठीक है, बराबर क्या लिख सकते हैं, सी, बट्टे में क्या लिख सकते हैं, वी, मतलब ये लिख सकते हैं। अब सी बराबर क्या लिख सकते हैं, सी बराबर क्या लिख देंगे, तो 2.42 इंटू वी लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 2.42 इंटू वी। इसका मतलब ये हुआ कि ये हुआ सी, सी मतलब प्रकाश चाल, 2.42 इसका मतलब कि अपवर्तनांक है, वी क्या है, मीडियम, मीडियम मतलब यहाँ पर क्या है, डायमंड। ठीक, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि हीरा का जो अपवर्तनांक है 2.42, उसका तात्पर्य ये होता है कि प्रकाश की चाल यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल वो हीरा में प्रकाश की चाल के कितना गुना है, तो हीरा में प्रकाश की चाल को वो 2.42 गुना है। बस इतना ही लिखना है। तो क्या लिख देना है यहाँ पर, हीरा में या हीरा का अपवर्तनांक 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 2.42 है। इसका तात्पर्य यह है कि कि निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, हीरा में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, हीरा में प्रकाश की चाल की दुगुना है, हीरा में प्रकाश की चाल की 2.42 गुना है। क्या है, 2.42 गुना है, बात खत्म। इतना लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर अल्लाह ईश्वर भगवान कोई नहीं काट सकता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तल दर्पण द्वारा समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मान +1 है, इसका क्या तात्पर्य है? क्या क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मान +1 है, इसका क्या तात्पर्य? ये छोटा सा आंसर है, इसको हम लिखेंगे नहीं, सीधे डायरेक्टली बोल देते हैं। देखिए, आपको पता है कि समतल दर्पण में या समतल दर्पण के द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है, काल्पनिक सीधा होता है। क्या होता है, काल्पनिक तथा सीधा होता है, नहीं, और वस्तु के बराबर आकार का होता है। ये आपको पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वस्तु के बराबर आकार का। तो यहाँ पर जो एक दिया गया है ना, जब मान लीजिए कि एक मान कैसे आएगा, तो वस्तु का प्रतिबिंब और उसके बाद हाँ, क्या कर देंगे, वस्तु के आकार और प्रतिबिंब के आकार, क्या कर देंगे, वस्तु के आकार प्रतिबिंब के आकार, दोनों का रेशियो मान लीजिए बराबर अगर कर देंगे, दोनों कटकर कितना आ जाना चाहिए, एक आ जाना चाहिए। क्या हो जाएगा, एक आ जाएगा। मतलब वस्तु के आकार और प्रतिबिंब का आकार दोनों अगर बराबर मान का चला आएगा, तो उसको काटकर क्या हो जाएगा, एक आ जाएगा। इसका इसका मतलब अगर यहाँ पर एक है, तो कहीं न कहीं वस्तु के आकार, प्रतिबिंब के आकार दोनों क्या है, बराबर है, नहीं? इसी बात को लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे, अ, कि समतल दर्पण में आवर्धन का मान +1 है। इसका तात्पर्य यह है कि समतल दर्पण के द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक तथा वह सीधा बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है, काल्पनिक तथा वह सीधा बनाया जा रहा है, तथा वस्तु की आकार व प्रतिबिंब की आकार क्या है, दोनों समान है। क्या है, दोनों समान है। क्या लिखेंगे कि इसका तात्पर्य यह है कि समतल दर्पण के द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक तथा सीधा बनाया जा रहा है, साथ ही साथ वस्तु की आकार तथा प्रतिबिंब की आकार दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर है। बात खत्म, इतना लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अब देखिए, यहीं से आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, यही क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि आवर्धन का मान +2 है, इसका क्या तात्पर्य है? अब +2 है तो +2 मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब, प्लस जैसे ही आवर्धन का मान आ गया, काल्पनिक प्रतिबिंब, और काल्पनिक प्रतिबिंब कैसे बनेगा भाई? अब यहाँ +2 मतलब दुगुना आकार, और दुगुना आकार तो समतल दर्पण में बनता नहीं है। अवतल दर्पण में तो वही काल्पनिक तथा मतलब कि अवतल दर्पण में तो आपका बनता है, ठीक है। अवतल दर्पण में एक काल्पनिक वाला कंडीशन में है, ठीक है। उसके बाद क्या कर देंगे, सब उत्तल दर्पण में भी तो बनता है भाई। उत्तल दर्पण में क्या दुगुना बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। इसका मतलब अगर मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन ये पूछा जाए कि +2 है, तो इसका तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य ये होना चाहिए,
अगर पूछा जाएगा आवर्धन का मान +2 है तो इसका क्या तात्पर्य है, क्या बोलिएगा कि आवर्धन का मान +2 है, इसका तात्पर्य यह है कि दर्पण के द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक तथा सीधा क्या बनाया जा रहा है, काल्पनिक तथा सीधा बनाया जा रहा है या काल्पनिक तथा सीधा बनता है, ठीक है। और प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के क्या है, दुगुना है। प्रतिबिंब के आकार वस्तु के आकार के दुगुना है। अगर 3 प्लस में लिख दिया जाए तो क्या हो जाएगा, तिगुना हो जाएगा। 4 प्लस में लिख दिया चौगुना हो जाएगा। बात खत्म। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, लिखिए। क्या क्वेश्चन पूछा गया है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, लिखिए। तो आपको पता रहना चाहिए, पता रहना चाहिए प्रकाश के परावर्तन प्रकाश के परावर्तन नहीं, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, लिखिए। क्या क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, लिखिए। ऐसे प्रकाश परावर्तन के नियम भी होता है, वो सब आपको पता रहना चाहिए। तो प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम हैं और प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम हैं। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है और पूछा भी जाता है। प्रकाश के अपवर्तन के भी कितने नियम, 2 नियम, और प्रकाश के परावर्तन के भी कितने नियम होते हैं, 2 नियम। अब क्या-क्या होता है, तो हमें क्या पढ़ना है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, लिखिए। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है, आपतित किरणें और अपवर्तित किरणें और अभिलंब तीनों सतह के एक ही बिंदु पर स्थित होती है। क्या होती है, तीनों सतह के एक ही, किस सतह पर, अपवर्तक सतह के एक ही बिंदु पर। क्या होगा, तीनों अपवर्तक सतह के एक ही बिंदु पर स्थित होती। ये हो गया इसका पहला नियम। दूसरा नियम क्या होता है, तो आपतन कोण की जया और परावर्तन कोण की जया क्या होती है, आपतन कोण की जया, परावर्तन कोण नहीं, आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया। क्या होगा, आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। क्या होता है, का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तनांक। और इसी को क्या कहते हैं हम, स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्नेल का नियम। तो इसको हम लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, 2 नियम है इसके। इसके कितने नियम है, 2। पहला कौन है भाई, तो आपतित किरणें, आपतित किरणें, किरणें, अपवर्तित किरणें, अपवर्तित किरणें तथा अभिलंब, अभिलंब तीनों, तीनों अपवर्तक, अपवर्तक सतह, सतह के एक ही बिंदु पर स्थित होती। एक ही बिंदु, बिंदु पर स्थित होती है, स्थित होती है। ठीक है, ये हो गया दूसरा नियम। आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया तथा, तथा, अच्छा आपतन कोण की जया क्या लिख देंगे, साइन आई। ठीक है, तथा अपवर्तन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया, की जया यानी कि साइन आर का अनुपात, का अनुपात एक नियतांक होता है। एक नियतांक, कांस्टेंट, एक नियतांक होता है जिसे, जिसे अपवर्तनांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपवर्तनांक कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, अपवर्तनांक कहा जाता है। और इसे ही क्या कहा जाता है, इसे ही स्नेल का नियम भी कहा जाता है। इसे ही स्नेल का नियम, नियम भी कहा जाता है। नहीं, इसको नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, लेकिन ये लिखना जरूरी है। नियतांक, नियतांक क्या होता है, म्यू या एन। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, साइन आई बट्टे में साइन आर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, यानी कि साइन आई बट्टे साइन आर। मतलब पहला नियम क्या है, आपतित किरणें, अपवर्तित किरणें तथा अभिलंब तीनों अपवर्तक, अपवर्तक सतह, यहाँ पर अपवर्तक याद रखिए, अपवर्तक सतह के एक ही बिंदु पर स्थित होती है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं, अपवर्तन बिंदु कहते हैं या आपतन, ये सब लिखना जरूरी है। ठीक है, और दूसरा आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहा जाता है। इसे ही क्या कहते हैं, स्नेल का नियम, यानी कि म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर। ये हो गया। ठीक है,
अब इसी प्रकार आपको नेक्स्ट मतलब मान लीजिए कि यहीं से दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए कि परावर्तन के नियम को लिखिए या परावर्तन कितने प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं लिखिए, ठीक है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है? लेकिन इसमें हम डाले नहीं। हाँ, एक बात और हम पहले ही बता देते हैं, ये जो क्वेश्चन हम 10 करा रहे हैं, अभी फिलहाल में जो 10 क्वेश्चन करा रहे हैं, ये केवल अभी 2 ही चैप्टर का है। एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मतलब प्रकाश के परावर्तन के और प्रकाश के अपवर्तन, दोनों चैप्टर से हम क्वेश्चन लिए हैं। अदर अभी चैप्टर नहीं लिए हैं। केवल अभी हम 2 ही चैप्टर का ज़िक्र कर रहे हैं फिजिक्स में। सबसे पहला है प्रकाश का परावर्तन तथा प्रकाश का अपवर्तन। इसी दोनों चैप्टर का हम अभी केवल 10 क्वेश्चन लाए हैं और इसी 10 क्वेश्चन में से आपको बोर्ड एग्जाम में अगर इस 2 चैप्टर्स क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसी 10 के अंदर से रहेगा। ओके, ठीक है। मान लीजिए कि आपको प्रकाश के परावर्तन के नियम पूछा जाए कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं लिखे, तो निश्चित रूप में प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम। कितने नियम हैं? 2 नियम। अब कौन-कौन है? तो पहला नियम, तो आपतित किरणें, परावर्तित किरणें तथा अभिलंब तीनों सतह की क्या होता है? एक ही बिंदु पर स्थित होता है। क्या होता है? आपतित किरणें, परावर्तित किरणें तथा अभिलंब तीनों सतह के एक ही बिंदु पर स्थित होती है। पहला नियम। दूसरा नियम, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों एक दूसरे क्या होता है? हमेशा बराबर होता है यानी कि कोण I बराबर कोण R होता है। यही हो गया प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि वास्तविक प्रतिबिंब तथा काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतरों को लिखिए। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वास्तविक प्रतिबिंब तथा काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर क्या है? तो आपको पता रहना चाहिए। वास्तविक प्रतिबिंब मतलब ये हुआ जो किरणों के वास्तविक कटांश बनती है। मतलब कि यह क्या होता है, जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणों को गुजारा जाता है तो निश्चित रूप में दर्पण से परावर्तन के बाद एक दूसरे के क्या करती है, एक दूसरे को वो काटती है, तो उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसको वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और जब वस्तु को जब प्रकाश की किरणें को मुख्य अक्ष समांतर गुजारा जाता है तो परावर्तन के बाद जब वो काल्पनिक रूप से काटेगा तो निश्चित रूप से उसके द्वारा किसका निर्माण हो जाता है? काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण हो जाता है। ये हो गया पहला अंतर। दूसरा, वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण हमेशा किसमें होता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण हमेशा अवतल दर्पण में होता है। किसमें होता है? अवतल दर्पण में। लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण किसी भी दर्पण में हो सकता है। अवतल में भी हो सकता है। अवतल में भी तो फोकस और उसके बाद ध्रुव के बीच रखते थे तो काल्पनिक बनता था। समतल दर्पण में तो बनता ही है और उसके बाद उत्तल में तो बनता ही है। इसका मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण तीनों में होता है। नहीं, तीसरा अंतर का अगर बात करते हैं तो तीसरा अंतर क्या है? तो मतलब वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? वस्तु के उल्टा होता है। क्या होता है? वस्तु के उल्टा हो जाएगा। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? हमेशा वस्तु के सीधा होता है। क्या होता है? वस्तु के सीधा होता है। और वास्तविक प्रतिबिंब को बात करते हैं, ये वस्तु से क्या होता है? छोटा होता है। क्या होता है? वस्तु से छोटा होता है। लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब क्या हो जाता है? वस्तु से बड़ा हो जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब का अगर जिक्र करना चाहेंगे, तो वास्तविक प्रतिबिंब को निश्चित रूप में पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ये हो गया इसका अंतर। ओके, लिख सकते हैं? ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, अच्छा इसको हम लिख ही देते हैं, सही रहेगा। एक तरफ लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब और एक तरफ लिखेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब, काल्पनिक या आभासी, काल्पनिक प्रतिबिंब, आभासी भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। पहला अंतर क्या लिख सकते हैं? यह, या इसका जो परिभाषा आपको पता है वो लिख देना चाहिए, लिख सकते हैं। यह किरणों के काल्पनिक कटान से बनती है, ठीक है। यह क्या बनेगी? यह किरणों के किरणों के सॉरी यहां पर वास्तविक होगा, वास्तविक, यह किरणों की काल्पनिक कटान से बनती है, काल्पनिक कटान से बनती है, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट, इसका निर्माण, इसका निर्माण केवल अवतल दर्पण में होती है, केवल अवतल दर्पण में होती है, ठीक है। परंतु इसका निर्माण, इसका निर्माण, इसका निर्माण उत्तल, समतल
तथा अवतल तीनों दर्पण में होती है, तीनों दर्पण में होती है। ये हो गया। इसका बात किया जाए तो ये क्या होती है, इस प्रकार की प्रतिबिंब, इस प्रकार की प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा उल्टा होता है, परंतु इस प्रकार की प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा व बड़ा होती है। क्या होती है? वह बड़ा होती है। इसमें उल्टा व छोटा लिख लीजिए, वह छोटा होती है, उल्टा व छोटा होता है। ठीक है। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, इसे नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। ओके, समझ चुके? एक बार फिर सुन लीजिए। वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है? तो वास्तविक प्रतिबिंब में यह किरणों की वास्तविक कटांश बनती है, काल्पनिक प्रतिबिंब यह किरणों के काल्पनिक कटांश बनती है। वास्तविक प्रतिबिंब यह केवल और केवल अवतल दर्पण में बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब यह अवतल, उत्तल, समतल तीनों दर्पण बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब यह वस्तु के अपेक्षा उल्टा व छोटा होता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब यह वस्तु के अपेक्षा सीधा व बड़ा होता है। ठीक है। उसके बाद वास्तविक प्रतिबिंब इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, काल्पनिक प्रतिबिंब इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? क्या क्वेश्चन है? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? तो उत्तल लेंस का अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि उत्तल लेंस में जब क्या की जाती है, किरणों को मुख्य अक्ष के समांतर जब गुजारा जाता है, या किरण पुंज को जब मुख्य अक्ष के समांतर गुजारा जाता है, तो अपवर्तन के बाद क्या होता है? अपवर्तन के बाद एक ही बिंदु पर एकत्रित होती है। क्या होती है? एकत्रित होती है, यानी कि संग्रहित होती है, अर्थात अभिसरित होती है। क्या होती है? अभिसरित होती है। इसलिए क्या कहा जाता है? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। क्या लिखना है इसमें? इसमें उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? क्या लिखना है? क्योंकि उत्तल लेंस में जब किरण पुंज या किरणों को मुख्य अक्ष के समांतर गुजारी जाती है, तो लेंस से अपवर्तन के बाद, यानी कि उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद एक ही बिंदु पर, वो भी मुख्य फोकस रहता है। क्या रहता है? मुख्य फोकस। एक ही बिंदु पर एकत्रित होती है, अर्थात अभिसरित होती है। क्या होती है? अर्थात अभिसरित होती है। इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। इसका फिगर आप इस तरह बना दीजिएगा, निश्चित रूप से इस तरह करके। ठीक है, ऐसा करके ये एक उत्तल लेंस, ठीक है, ये एक उत्तल लेंस, ऐसा करके चित्र बनाना है। चित्र बनाइएगा तभी आपको नंबर मिलेगा। ऐसा करके एकदम ऐसे कर लेना है, और ऐसे कर, ठीक है, ऐसे करके एक ही जगह से क्या कर देना है? गुजार देना है। एक ही जगह से क्या कर देना है? गुजार देना है। ऐसे करके यहाँ पर एक ही जगह से गुजार देना है। इसको हम क्या कहेंगे? अभिसारी लेंस। ठीक उसी प्रकार अवतल लेंस में क्या किया जाता है? जब मुख्य अक्ष के समांतर गुजारा जाता है, तो वो अपवर्तन के बाद एक दूसरे से क्या हो जाता है? फैलते हुए प्रतीक होते रहता है। क्या होता है? फैलते हुए प्रतीक रहता है। इसलिए उसको क्या कह देंगे? अपसारी लेंस। मान लीजिए कि अभी आपको पूछा जाएगा अवतल लेंस को अभिसारी लेंस, अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है? क्या लिखिएगा उसमें कि जब अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर किरण पुंज या किरणों को गुजारा जाता है, तो अपवर्तन के बाद फैलते हुए प्रतीक होती है, इसलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार मान लीजिए कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण पूछा जाए, क्या बोलिएगा कि अवतल दर्पण में जब मुख्य अक्ष के समांतर किरणों को गुजारा जाता है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद, यानी कि अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद एक ही बिंदु पर एकत्रित होती है, अर्थात अभिसरित होती है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। मान लीजिए कि नेक्स्ट इसी जगह क्वेश्चन पूछ दिया जाए, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है? क्या बोलिएगा कि जब उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष समांतर किरणों को गुजारा जाता है, तो दर्पण से परावर्तन, यानी कि उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद
वो फैलते हुए प्रतीक होती है, इसलिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाएगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, पानी में सिक्का पानी में सिक्का उठा हुआ प्रतीक क्यों होती है? पानी में सिक्का उठा हुआ प्रतीक क्यों होती है? या मान लीजिए कि इसी से आपका क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए कि मतलब ये हुआ कि पानी में सिक्का उठा हुआ प्रतीक क्यों होती है? या यहीं से क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि पानी में छड़ को जब डुबाया जाता है तो छड़ टेढ़ा क्यों प्रतीक होती है? क्या पूछा जाएगा, छड़ टेढ़ा क्यों प्रतीक होती है? क्या लिखिएगा कि इसका प्रमुख कारण जो है, मतलब छड़ टेढ़ा क्यों प्रतीक हो रहा है या सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीक क्यों प्रतीक हो रहा है, तो इसका सबसे पहले कारण लिख देना है कि इसका सबसे प्रमुख कारण ये है कि यहाँ पर प्रकाश का क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है, यानी कि सबसे प्रमुख कारण प्रकाश का अपवर्तन है। क्या लिखना है, सबसे पहले आंसर क्या लिखना है, इसका प्रमुख कारण प्रकाश का अपवर्तन है। तब लिखना है कि जब प्रकाश के अपवर्तन की प्रक्रिया में जब प्रकाश के अपवर्तन की प्रक्रिया में जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम की ओर प्रवेश करती है, क्या होती है सघन, अरे जब बाहर से प्रकाश आ रहा है इसका मतलब बाहर क्या है, सघन माध्यम, और पानी में जाएगा क्या हो जाएगा, विरल माध्यम। इसका मतलब क्या लिखना है, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तन के बाद वो अभिलंब से दूर हटती है। क्या होती है, अपवर्तन के बाद अभिलंब से दूर हटती है। क्या लिखना है, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपवर्तन के बाद अभिलंब से दूर हटती है, और यही कारण है कि वहां पर सिक्का यानी कि पानी में डूबा हुआ सिक्का वो ऊपर उठा हुआ प्रतीक होती है अथवा उसमें डूबा हुआ छड़ टेढ़ा प्रतीक होती है। दैट्स ऑल, बस इतना ही लिखना है, 2 नंबर आप ले लीजिएगा फिक्स। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका ये है कि सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तु को क्यों नहीं देख पाते? सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट की वस्तु को सुस्पष्ट रूप से क्यों नहीं देख सकती है? क्या क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तु को सुस्पष्ट रूप से क्यों नहीं देख पाती है? तो आपको पता है कि सामान्य नेत्र की दृष्टि सामान्य नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर होता है। क्या होता है, सामान्य नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर होता है। यानी कि 25 सेंटीमीटर तक जब किसी वस्तु को आप रखिएगा नेत्र से, सामान्य नेत्र से, तो निश्चित रूपेण वो नेत्र उस वस्तु का प्रतिबिंब को सुस्पष्ट रूप से देख सकती है, या उस वस्तु का प्रतिबिंब उसको एकदम सुस्पष्ट रूप से दिखाई देगा, मतलब कि थोड़ा-सा भी ब्लरिंग वगैरह प्रतीक नहीं होगा, या तो थोड़ा-सा फटा हुआ प्रतीक नहीं होगा, उसको सुस्पष्ट रूप से दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही उस वस्तु को 25 सेंटीमीटर से और निकट कर दिए, क्या कर दिए, 25 सेंटीमीटर से और निकट कर दिए, तो होता क्या है कि उसका प्रतिबिंब तब क्या होगा, उस सामान्य नेत्र को फटा हुआ प्रतीक होगा। क्या होगा, फटा हुआ प्रतीक होगा, और साथ ही साथ थोड़ा-सा आँख में दर्द का भी एहसास होगा। क्या होगा, आँख में दर्द का भी एहसास होगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि सामान्य नेत्र के लिए 25 सेंटीमीटर पर ही रखी वस्तु को सुस्पष्ट रूप से देख सकती है, अर्थात आगे पीछे हुए वस्तु को बढ़िया ढंग से नहीं देख सकती है। आप थोड़ा-सा निश्चित रूप से इस चीज़ को जो है ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं। आप देखिएगा एकदम पूरे करीब जाकर ऐसे देखने की कोशिश कीजिए, ऐसे करीब जाकर, तो आपका आँख थोड़ा जैसे कि यहाँ देखिएगा तो बढ़िया से दिखाई दे रहा है, यहाँ कीजिएगा बढ़िया से दिखाई दे रहा है। धीरे-धीरे आप जैसे यहाँ एकदम करीब कर लीजिएगा, ऐसे देखिएगा तो आपका आँख लगेगा दर्द कर रहा है। यही होता है, और उसके बाद आपको इसका चित्र भी बढ़िया से दिखाई नहीं देगा। यही है, इसी रीज़न कारण। तो इसका रीज़न हम क्या लिखेंगे कि सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट की वस्तु को सुस्पष्ट रूप से क्यों नहीं देख पाती है? तो क्या लिखना है कि हम जानते हैं, क्या लिखना है? हम जानते हैं कि सामान्य नेत्र का स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, अर्थात 25 सेंटीमीटर तक रखी वस्तु को सामान्य नेत्र सुस्पष्ट रूप से, यानी कि बिना फटा हुआ प्रतिबिंब, यानी कि सुस्पष्ट रूप से वह देख पाती है। परंतु जब 25 सेंटीमीटर से निकट कर दी जाती है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब फटा हुआ प्रतीक होने के साथ-साथ फटा हुआ प्रतीक होने के साथ-साथ उस सामान्य नेत्र को देखने में, या सामान्य नेत्र क्या होता है, थोड़ा-सा दर्द का एहसास होता है। सामान्य नेत्र में थोड़ा-सा दर्द का एहसास होता है, ठीक है? क्या होता है? दर्द का एहसास होता है। अतः हम कह सकते हैं कि सामान्य नेत्र को सुस्पष्ट रूप से किसी वस्तु को देखने के लिए उसकी दूरी कितना होनी चाहिए? वस्तु की दूरी 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर। एक बार फिर सुन लीजिएगा क्या लिखना है। हम जानते हैं कि सामान्य नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, अर्थात
इस जगह पर रखे हुए या इस दूरी पर रखे हुए वस्तु को मतलब सामान्य नेत्र सुस्पष्ट रूप से देख पाएगी या देख पाती है, परंतु जब इससे नज़दीक कर दिया जाता है, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब फटा हुआ प्रतीक होने के साथ-साथ उस सामान्य नेत्र को क्या होता है, थोड़ा-सा दर्द का महसूस होता है। क्या होता है? दर्द का महसूस होता है। अतः हम कह सकते हैं कि सामान्य नेत्र के लिए 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ वस्तु सुस्पष्ट रूप से दिखाई दे सकती है, उससे पीछे की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे सकती। ओके, ये हो गया आपका 10 क्वेश्चन खत्म। यानी कि पहला जो 2 चैप्टर है फिजिक्स में, उसमें जो प्रकाश का परावर्तन और उसके बाद प्रकाश का जो अपवर्तन है, इसका जो 10 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, जिससे बोर्ड एग्जाम एकदम क्वेश्चन 100% पूछेंगे ही, इसके अंदर से ही पूछेंगे, तो वो क्वेश्चन हम करा दिए हैं। आप इस क्वेश्चन को बढ़िया ढंग से देख लीजिएगा, या तो आपको लिखने का मन करेगा तो लिख सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा, इसके अगले 2 चैप्टर का ही 10 मतलब कि अगले 2 चैप्टर में से 10 क्वेश्चन निकालेंगे, फिर वो हम करा देंगे। कुल मिलाकर इस मतलब फिजिक्स से 30 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 30 क्वेश्चन और बायोलॉजी से 30 क्वेश्चन कराएँगे, ठीक है। और उसके बाद आपको याद भी रखना है कि इसी 10 के अंदर से आने की संभावना है। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट निश्चित रूप से इससे संबंधित याद होगा, तो ये क्वेश्चन भी आप बढ़िया ढंग से सीख सकते हैं या बढ़िया ढंग से आपको याद हो जाएगा, नहीं तो थोड़ा-सा मुश्किल बढ़ जाएगा। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, बोर्ड एग्ज़ाम में शॉर्टकट कुछ भी चीज़ नहीं लिखना है, अगर जो भी पूछा गया है, उसके बारे में आप जो जानते हैं वो लिख दीजिए, और भी कुछ एक्स्ट्रा जानते हैं और आपके पास टाइम है तो निश्चित रूप से लिख सकते हैं। और ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ कमेंट में ज़रूर लिखा कीजिए, हाँ, अच्छा है, खराब है, चाहे जो भी है, आप लिखा कीजिए। जिससे क्या होगा कि आपका एक कमेंट हमें जो होगा बहुत ज़्यादा पढ़ाने के प्रति और एक्साइटेबल की ओर लेके जा सकते हैं, मोटिवेट हो सकते हैं और हम और अच्छे ढंग से पढ़ा सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।